जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। सभी को एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जल्दी से फटाक से जुड़िए, क्लास को करिए लाइक और शेयर। शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे, परिवार में एकदम मस्त होंगे। तो आज की साइंस की क्लास में आपका स्वागत है। तो साइंस की क्लास स्टार्ट हो चुके हैं। सभी बच्चे आ जाइए। 5 सेकंड सेकंड का समय आपको प्रत्येक क्वेश्चन में दिया जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। जो आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट हो चुके हैं, वही क्वेश्चन लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो सक्रिय तत्व है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए। पोटेशियम, प्लूटोनियम, मोलिबेडियम, मोलिबेडेनम और सीसा। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। रेडियो सक्रिय एलिमेंट कौन सा है, आप लोगों को बताना है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। फिर समय समाप्त होता हुआ। बिल्कुल। तो प्यार साथियों, शाबाश। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। प्लेटेनियम, प्लूटोनियम जो है रेडियो सक्रिय तत्व है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। कार्बन डेटिंग निम्नलिखित की आयु निर्धारण हेतु पर प्रयुक्त होता है। कहने का मतलब यह है कि कार्बन डेटिंग का उपयोग जो है कहीं किस के आयु निर्धारण के लिए किया जाता है। बहुत बढ़िया। तो प्यार साथियों, जीवाश्म, पौधा, चट्टान, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें। जीवाश्म, ठीक है, जीवाश्म के लिए प्रयोग किया जाता है। बहुत बढ़िया। कार्बन डेटिंग का जो प्रयोग किया जाता है आयु निर्धारण के लिए, जीवाश्म की आयु निर्धारण के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। उभयधर्मी या एम्फोटेरिक एम्फोटेरिक पदार्थ किस रूप में क्रिया करता है। उभयधर्मी भी कह सकते हो, एम्फोटेरिक भी कह सकते हो। किस रूप में क्रिया करता है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए अम्ल, बी क्षार, सी अम्ल और क्षार दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जितने भी दोस्त, जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए, बिल्कुल जल्दी से बताइए फटाक से। उभयधर्मी किस रूप में क्रिया करता है। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अम्ल और क्षार दोनों में, ठीक है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। यदि एक पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होता है तो उसका इसे मान कहे गए। किस चीज का मान कहेंगे। न्यूट्रल, निष्पक्ष, आयरन, एसिड, तेजाब या क्षार। जल्दी से बताइए फटाक से क्या कहेंगे भाई। यदि किसी पदार्थ का पीएच मान जो है 7 से कम है तो उसे क्या कहेंगे। बिल्कुल, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो आंसर आने स्टार्ट हो चुके, उसे कहेंगे एसिड, तेजाब। बिल्कुल। यदि आप लोग ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बाकी सभी बच्चे सही कर लीजिए। सभी को कमेंट करना है। यदि जो बच्चे नहीं जुड़ पाए तो बिल्कुल जय हिंद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है, वो आप लोगों को बताना है। अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है। 5.5 से कम, या 12.5 से ज़्यादा, 10.5 या ज़्यादा, 8.5 या ज़्यादा। जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें भाई। बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त। तो प्यार साथियों, इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। 5.5 से कम होता है अम्लीय वर्षा का मान। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। बहु आसुत जल के एक नमूने का पीएच मान बताना है। बहु आसुत जल के एक नमूने का पीएच मान बताना है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। 0, 0 के अति निकट, 14 या 7 के अति निकट। बिल्कुल, जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बहु आसुत जल का नमूने का पीएच मान आपके स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। जिसका पीएच मान 0 के अति निकट होता है उसे बहुआसुत जल के कहते हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। बिल्कुल,
नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएच मान से संबंधित एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो आर आर्मी नेवी कुछ भी हो, तो आपसे पूछा जाएगा पक्का। मानव रक्त के लिए पीएच का अनुमानित मान क्या होगा? मानव रक्त के लिए पीएच मान अनुमानित, सॉरी माफी चाहता हूँ, अनुमानित मान क्या होगा? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, 7.4, 7.9, 6.7, 8.1। तो मानव रक्त के लिए पीएच मान बताना है, जो क्या होता है वो आप लोगों को बताना है। शाबाश, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। 7.4 होता है अनुमानित मान मानव रक्त का। बिल्कुल, कमेंट करिए शाबाश। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जलीय घोल में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रबल क्षार होता है? जलीय घोल में कौन सा सबसे अधिक प्रबल क्षार होता है? कमेंट करिए। ट्राई एथिलो एथिल ने एथिलेमाइन, अमोनिया एथिलेमाइन, या फिर डाई एथिलेमाइन। तो जल्दी देखिए, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कमेंट करें। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। जलीय घोल में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रबल क्षार होता है, वो आप लोगों को बताना है। तो समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। डाई एथिलेमाइन होता है, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से किस अम्ल में क्षारता 3 है? किस अम्ल में क्षारता 3 है? तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, सोडियम डाई सोडियम हाइड्रोजन से फास्फेट, सोडियम फास्फेट, फास्फोरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कमेंट करें। बहुत अच्छे, जबरदस्त भाई। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाते हैं। क्षारता 3 है, वो है फास्फोरिक अम्ल। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल विद्युत अपघट्य है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल विद्युत अपघट्य है? चार ऑप्शन आपके कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, एसिटिक एसिड, अमोनियम डाई डाइ हाइड्रोक्साइड, सॉरी माफी चाहता हूँ प्लीज बच्चों। तो प्यार साथियों जल्दी से देखिए, कौन सा प्रबल विद्युत अपघट्य है वो आप लोगों को बताना है। बहुत ही अच्छे। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूध है। दूध क्या है? पायस, निलंबन, फोम, जेल। तो प्यारे साथियों जल्दी से देखिए, फटाक से कमेंट करें। बहुत बढ़िया प्यारे साथियों, बिल्कुल सही जवाब। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, दूध एक पायस है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं और सॉल्यूशन नहीं बनाते तो उसे क्या कहते हैं? जब हम दो पदार्थों को एक साथ मिलाते हैं और एक दूसरे में घुलते नहीं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? आप लोगों को बताना है। सॉल्वेंट, डिक्टेशन, अभिसरणीय और सॉल्यूट। तो जल्दी से देखिए फटाक से क्या कहते हैं कमेंट करें। तो समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चा आंसर है ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, अभिसरणीय। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। मक्खन कोलाइड कब बनाता है? मक्खन कोलाइड कब बनाता है वो आप लोगों को बताना है। बिल्कुल, समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए। जब वसा की गोलियां गुलिकाएं
पानी में छितरे जाते हैं। जब वसा की गुलिकाएं पानी में छितरे जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से देखिए फटाक से। क्या हो जाएगा, स्मॉग किसका संयोजन है। स्मॉग किसका संयोजन है वो आप लोगों को बताना है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, हवा और जल वाष्प का, पानी और धुएं का, आग और पानी का, धुआं और कोहरे का। स्मॉग बताना है किसका संयोजन है। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त इसी के साथ। बहुत बढ़िया, जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है, धुआं और कोहरे का। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। एक घोल किसकी कोलाइडी विलयन होता है। एक घोल किसकी कोलाइडी विलयन होता है, जल्दी से देखिए फटाक से। द्रव से द्रव का, ठोस, द्रव से ठोस का, ठोस से गैस का, ठोस से ठोस का। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। एक घोल किसका कोलाइडी विलयन होता है। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बिल्कुल। तो प्यार साथियों, आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है, द्रव से द्रव का। गजब। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है। यदि बात करें, ए बॉयल का नियम, बी जूल का नियम, सी अवगैद्रो का नियम, सी डी हो जाएगा चार्ल्स का नियम। यदि बात करें हम लोग, बॉयल का नियम गैस से संबंधित है, एवगैद्रो का नियम भी गैस से संबंधित है क्योंकि पार्टिकल्स के बात करेगा। चार्ल्स का नियम भी गैस से संबंधित है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाई जूल का नियम। ठीक है, बिल्कुल। ये हमारा गैस से संबंधित नहीं है, ये आपको मालूम हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, बहुत बढ़िया। समान ताप एवं दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या बराबर होती है। इस नियम को क्या कहा जाता है, कमेंट करें। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन के अणुओं की संख्या बराबर हो जाती है। इस नियम को क्या कहते हैं, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, एवगैद्रो का नियम, गे-लुसाक का नियम। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें। बहुत बढ़िया, जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। एवगैद्रो का नियम कहा जाता है, समान ताप व दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या बराबर होती है। एवगैद्रो ने ये बताया था, इसीलिए इसे एवगैद्रो का नियम भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, उसके वाष्प दाब से दो गुना किसी गैस का आणविक द्रव्यमान होता है। किसी गैस का आणविक द्रव्यमान होता है, उसके वाष्प दाब से दो गुना, उसके वाष्प दाब के बराबर, उसके वाष्प दाब से आधा, इसके वाष्प दाब से अश्मुद असंबंध। तो जल्दी से देखें फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, ए वाला सही हो जाएगा, उसके वाष्प दाब से दो गुना। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, परम शून्य को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। परम शून्य को किससे परिभाषित किया जा सकता है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, वह ताप जिस पर सब आणविक गति बंद हो जाती है, जिस जिस पर आयतन शून्य हो जाता है, जिस पर जल 298 के पर उबलता है, जिस पर तरल हीलियम उबलता है। तो आप लोगों को बताना है भाई, परम शून्य ताप किसे कहा जाता है। तो आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, शाबाश। जो बच्चे, जो साथी ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। वह तापमान जिस पर सब आणविक गति बंद हो जाती है,
उसे उस ताप को परम शून्य ताप या परम शून्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है भाई। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, ऊष्मा शोषी, संयोजन, अपघटन, ऊष्मा छेपी। तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे वैसे ही हो जाता है ऊष्मा छेपी। ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहा जाता है जो ऊष्मा उत्सर्जित करती है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया की प्रकृति हमेशा ऊष्मा शोषी होती है। ठीक है, इसमें जो है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के बारे में पूछ लिया गया है। जो ऊष्मा को ग्रहण करती है, दहन प्रतिक्रिया, अपघटन प्रतिक्रिया, विस्थापन प्रतिक्रिया, संयोजन प्रतिक्रिया। कौन सी प्रतिक्रिया है जिसमें, या कौन सी अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा शोषित होती है। तो प्यार साथियों शाबाश, बहुत बच्चे। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है अपघटन प्रतिक्रिया। अपघटन प्रतिक्रिया बहुत बढ़िया में ऊष्मा शोषित होती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। प्रकाश उत्सर्जन ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन की प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं। प्रकाश उत्सर्जन से पानी के पानी के अणु के विखंडन की प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं। प्यारे साथियों जल्दी से बताइए फटाक से। प्रकाश अपघटन, विकिरण अपघटन, विद्युत अपघटन, ताप अपघटन। प्यारे साथियों जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा, बहुत अच्छे। ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहा है वैसे सही हो जाता है। प्रकाश उत्सर्जन से पानी के अणु के विखंडन की प्रतिक्रिया को हम प्रकाश अपघटन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि किसने तैयार की थी। जो हम रासायनिक तत्वों को रासायनिक प्रतीकों को तैयार कर मतलब कि प्रयोग करते हैं, उसकी विधि किसने तैयार की थी। लुई पास्चर, रॉबर्ट बायल, बर्जीलियस, जॉन डाल्टन। तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए, जल्दी से देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, बर्जीलियस ने तैयार की थी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। निम्नलिखित में से किसे आर्म कहा जाता है, पता होना चाहिए आप लोगों को। देखो ये बेसिक सी चीज़ है, बेसिक सी चीज़ भाई। यदि आप लोग पृथ्वी पर इंसान के रूप में जन्मे हो तो आप लोगों को थोड़ी थोड़ी नॉलेज हर चीज़ में होनी चाहिए, ताकि आप लोग अच्छा बुरा देख सकते हो, राइट। तो किसे आर्म कहा जाता है, कांसा, सोना, चांदी, तांबा। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं फटाक से किसे आर्म कहा जाता है। बहुत बढ़िया। तो प्यार साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है। जितने साथी जितने दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं बिल्कुल ये बताइए कि सोना जो है, सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है। ठीक है, ये जरूर बताकर चले कि सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है। ठीक है, तो बिल्कुल मैंने बताया हुआ है। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपको क्लास कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, लाइक और शेयर ज़रूर करें। जो साथी जो बच्चे पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो वे प्लीज़ इस क्लास को शेयर ज़रूर कर दें, ताकि और साथी भी हमारे साथ जुड़ सकें और क्लास को ले सकें। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। यदि आप लोग ऐसी क्लास रोजाना लेना चाहते हैं तो चैनल को फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को भाई, बहुत अच्छे।